दोस्तों, उस रात क्या हुआ, मैं आज तक भूल नहीं पाई। जब मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी और अंदर से अपने ही बेटे-बेटियों की दबती हुई सिसकियां सुन रही थी, मेरे पैरों तले की जमीन सच में खिसक गई। दिल कांप रहा था, हाथ ठंडे पड़ चुके थे। फिर भी हिम्मत जुटाकर मैंने दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही अंदर गई, जो मंजर मैंने देखा, उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। उस पल समझ आया, कभी-कभी सबसे गहरी चोट किसी पराई चीज से नहीं, हमारी अपनी चुप्पियों से लगती है। उस सुबह शायद बाकी सबके लिए सामान्य रही होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। घर के आंगन में नीम के पेड़ से एक पत्ती टूटी और जमीन पर गिरते-गिरते घूमते हुए मेरे पैरों को छू गई। मैं नहीं जानती क्यों, पर उस एक पत्ती ने मेरे मन में जैसे एक अनजाना संकेत जगा दिया कि आज कुछ असामान्य होने वाला है। रसोई में चाय चढ़ी हुई थी। उबलते पानी की सीटी की आवाज आम दिनों में मुझे शांति देती थी, पर उस दिन वही आवाज मुझे बेचैन कर रही थी। मैं कप में चीनी डाल रही थी कि तभी घर के अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे किसी ने सिसकी को दबाने की कोशिश की हो। मैंने एक पल के लिए रुककर ध्यान से सुना। आवाज बहुत हल्की थी, जैसे किसी ने तकिए में मुंह छुपा लिया हो या जैसे कोई किसी से बहुत धीमे धीमे बोल रहा हो। मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो। बच्चे बड़े हो रहे थे, उनके अपने स्ट्रगल, अपने मूड, अपनी बातें। हर चीज माँ को बताई जाए ऐसा जरूरी भी नहीं। पर कुछ था जो अटक रहा था। चाय उबल कर बाहर आने को थी, फिर भी मेरा ध्यान उधर नहीं, बल्कि अंदर से आ रही खामोश सी हलचल पर टिक गया। मैंने गैस धीमी की और कदम कमरे की तरफ बढ़ा दिए। मेरे कदमों की आहट भी मुझे तेज लग रही थी, जैसे मैं किसी ऐसे सच की तरफ बढ़ रही हूं जिसे मैं डर भी रही थी और जिसे जानना भी चाहती थी। बच्चों का कमरा, जिसे मैं कभी सबसे सुरक्षित जगह समझती थी, अब वहीं से बेचैनी महसूस होना माँ होने के नाते अचानक बहुत बड़ा संकेत लग रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर मैं रुकी। अंदर से फुसफुसाती आवाजें आ रही थीं। ऐसी आवाजें जिनमें कोई हल्की घबराहट, कोई छुपी हुई बेचैनी, कोई दबी हुई थकान, सब एक साथ भरी हुई थी। मेरे बेटे की आवाज पहले आई। वो बहुत धीमे, बहुत सावधानी से बोले रहा था, "तू ठीक है ना? बैठ जा, सांस ले, धीरे-धीरे।" ये सुनकर मेरी सांस अपनी ही जगह अटक गई। एक भाई अपनी बहन से इतनी घबराहट में इतने सावधानी से क्यों बात करेगा? वो भी सुबह-सुबह और हर दिन, बिल्कुल हर दिन एक जैसा पैटर्न क्यों? मैंने अपना कान दरवाजे से थोड़ा और करीब किया। मेरी बेटी की आवाज अगली आई, बहुत कमजोर, बहुत थकी हुई, जैसे किसी ने उसकी रातें चुरा ली हों और उसके कंधों पर बहुत बड़ा बोझ रख दिया हो। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर। उसकी आवाज सुनकर मुझे खुद चक्कर सा महसूस हुआ। ये वही लड़की थी जो कभी पूरे घर में अपनी हंसी से रोशनी भर देती थी, जो सुबह-सुबह उठकर जोर से म्यूजिक चलाती थी और मुझे हंसते हुए कहती थी, "मम्मी, जिंदगी में थोड़ा नाचना जरूरी है।" और अब उसकी आवाज में वो चमक, वो शरारत, वो जीवन की गर्माहट कुछ भी नहीं था। बस खालीपन था, थकान थी और कुछ ऐसा जो मैं पहचान नहीं पा रही थी। मेरे दिल में जैसे कोई छोटा सा डर जागा। डर जैसे कह रहा हो, कुछ बड़ा गलत है, बस दिख नहीं रहा। मैंने दरवाजा खोलने की सोच की कि तभी अंदर से एक ऐसी बात सुनाई दी जिसने मुझे वहीं जड़ कर दिया। "भैया, प्लीज दरवाजा मत खोलना। मेरी बेटी ऐसा क्यों कहेगी? क्यों? किस बात का डर? और मैं कौन हूँ? उसकी माँ ही तो। उससे छुपाने जैसी उसके जीवन में क्या बात हो सकती है, जिसके लिए वो इतनी घबराई हुई आवाज में कहे, दरवाजा मत खोलना?" उस एक वाक्य ने मेरे पीठ पर जैसे ठंडी लहर दौड़ा दी। एक माँ के मन में पैदा होने वाला संदेह कभी सीधा नहीं होता। वो गहरा होता है, धीमा होता है और बेसहारा कर देने वाला होता है। उसी पल मैंने तय कर लिया कि आज मैं दरवाजा खोलकर ही रहूंगी। मेरी बेटी किसी भी मुश्किल में हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, कुछ भी, और मुझे बाहर खड़े रहकर अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। मैंने धीरे से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। हैंडल थोड़ा गर्म था, शायद अंदर कोई अभी अभी उससे पटक कर खड़ा था। मैंने हैंडल घुमाया। अंदर से मेरे बेटे की हड़बड़ी में आवाज आई, "मम्मी, रू।" लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दरवाजा खुल चुका था। कमरे के अंदर घुसते ही मेरी सांस जैसे किसी ने छीन ली। वो दृश्य मेरे दिमाग में आज भी वैसे ही ताजा है जैसे उसी पल छपा था। कमरे में अजीब सी बिखराहट थी, लेकिन वो गंदगी वाली बिखराहट नहीं थी। वो ऐसी थी जिसमें जल्दी जल्दी में चीजें हटाई गई हों। बेटी अपने घुटनों के बल नीचे बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल पीला, होठ सूखे हुए, आंखों में थकान की मोटी परतें। उसके पास बिस्तर की चादर आधी जमीन पर थी, आधी उसके हाथ में।
ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पकड़ भी रही थी और छोड़ भी देना चाहती थी। मेरे बेटे के चेहरे पर भी घबराहट थी। वो अपनी बहन को सहारा दे रहा था, लेकिन ऐसा सहारा जो किसी मजबूरी से दिया जा रहा हो, किसी दबाव से नहीं, बल्कि किसी दर्द के डर से। कमरे के कोने में कुछ कपड़े रखे हुए थे, बहुत सलीके से नहीं, बल्कि जैसे किसी ने जल्दी में उन्हें छुपाया हो। मेरी बेटी के कपड़ों पर हल्की नमी थी, जैसे वो तुरंत नहाकर आई हो। उसका चेहरा ताज़ा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन वो साफ दिखाई दे रहा था कि वो कुछ छुपाना चाहती थी। इतने में उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में जो भाव था, वो दोष या शर्म का नहीं था। कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे मैं पढ़ नहीं पा रही थी। मेरे बेटे ने तुरंत अपने हाथ पीछे कर लिए, जैसे डर गया हो कि कहीं मैं कुछ गलत ना समझ लूं। कमरा कुछ पल के लिए बिल्कुल जाम हो गया। कुछ नहीं हिला, कुछ नहीं बोला। बस 3 लोग थे और हवा में तैरते हजार सवाल। मैं उस दृश्य को समझ नहीं पा रही थी। बेटी के चेहरे की कमजोरी, दिन प्रतिदिन उसका सूखता शरीर, हर सुबह चादर धोना, नहाकर कपड़े छुपाना, भाई का इतना घबराया होना, ये सारी बातें मिलकर एक ही पल में मेरे दिल में तूफान की तरह उतर गईं। मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए और बेटी के पास जाकर बैठ गई। वो मेरी तरफ देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। मैंने उसके गाल को हल्के से छुआ। उसका तापमान बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसकी हथेलियां ठंडी थीं और पसीने से भरी हुई। बेटा, ये सब क्या चल रहा है? मेरी आवाज बहुत धीमी थी। डांट नहीं, सवाल भी नहीं, बस चिंता। मेरी बेटी ने पल भर के लिए पलकें झपकाईं। उसकी आंखों में नमी तैर गई, लेकिन बाहर नहीं आई। वो हकीकत जो भी थी, उसे अंदर ही कहीं दबाया हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा, 1 पल, 2 पल, फिर नजरें झुका ली। मेरे बेटे ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे वो कहना चाहता हो, मम्मी, प्लीज, अभी मत पूछो। लेकिन मैं मां थी, और उस पल मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं जो देख रही हूं वो तो बस शुरुआत है। सच कुछ और बड़ा है, कुछ और गहरा, कुछ ऐसा जो मेरी बेटी कई हफ्तों से झेल रही है और मैं जान भी नहीं सकी। मेरे दिल के अंदर बस एक ही सवाल गूंज रहा था। आखिर ऐसा क्या है जो मेरी बेटी हर सुबह छुपाती है? ऐसा क्या है जो उसे दिन ब दिन कमजोर कर रहा है? और क्यों, क्यों मेरे अपने बच्चे मुझसे इतना बड़ा राज छुपा रहे हैं? मेरी बेटी की सांस रुकी रुकी थी। मेरे बेटे के चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी, और मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। कमरे में बैठे हुए कुछ ही सेकंड बीते थे, लेकिन मेरे लिए वो कुछ सेकंड ऐसे लग रहे थे जैसे पूरी जिंदगी वहीं ठहर गई हो। बेटी ने अपने घुटनों को थोड़ा और समेट लिया, जैसे खुद को छोटा करके किसी बात से बचना चाह रही हो। वो इतनी नाजुक दिख रही थी, जैसे किसी सूखे पत्ते को हाथ में पकड़ लिया जाए और वो हल्की सी हवा में भी टूट सकता हो। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा क्यों रहे हो? मेरी आवाज में शिकायत नहीं, बस चिंता थी। वो चिंता जिसे सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। उसने मेरी तरफ देखा। आंखें थोड़ी लाल, पर उनमें डर नहीं था, जैसे कोई गहरी बात अंदर ही अंदर जमी हो और बाहर आने में झिझक रही हो। मेरे बेटे ने हल्के से सिर झुकाया। उसके चेहरे पर वही बेचैनी थी जो रोज रोज मेरे सामने बढ़ती जा रही थी। मैंने उसे कई हफ्ते महसूस किया था कि वो कुछ कहने की कोशिश करता है पर कह नहीं पाता। आज भी वही था। उसकी आंखें मेरी आंखों से टकराईं और अचानक उसने नजरें हटा लीं। मैंने गहरी सांस ली। बेटा, ये जो हर सुबह चादर धोना, खुद कपड़े छुपा कर रखना, चेहरा दिन ब दिन उतरता जा रहा, ये सब क्या है? मेरी बेटी ने अचानक अपनी उंगलियां आपस में कसकर पकड़ लीं। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे वो खुद से लड़ रही हो, कहूं या न कहूं। मेरे बेटे ने उसे देखा और बहुत धीमे से बोला, दीदी, अब छुपाना मुश्किल हो रहा है। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। क्या? क्यों? कैसा राज? और ये अब शब्द क्यों? क्या कई हफ्तों से दोनों किसी बोझ के नीचे दबे हुए थे? मैंने बेटे की तरफ देखा। तुम बताओगे? उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन गला सूख गया। हल्का सा पानी पिया और फिर मुंह खोला, पर आवाज नहीं निकली। कमरे की खिड़की से हल्की हवा आई, लेकिन वो भी उस खामोशी को नहीं तोड़ पाई जो तीनों के बीच भारी पत्थर की तरह फैल चुकी थी। मेरी बेटी की आंखें भरी हुई थीं, लेकिन आंसू फिर भी बाहर नहीं आ रहे थे। शायद वो खुद को रोक रही थी। शायद वो सोच रही थी कि रोने से जो अंदर दबा हुआ सच है, वो फूट न पड़े। अचानक उसने एक गहरी सांस ली, बहुत लंबी, जैसे कोई फैसला कर चुकी हो। लेकिन फिर उसने अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। उसकी पलकें कांप रही थीं। उसकी उंगलियां जमीन को कसकर पकड़ रही थीं, जैसे वो टूटने से खुद को बचा रही हो।
मैंने 2 कदम आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। उसका शरीर इतना हल्का, इतना कमजोर लगा कि मेरे भीतर एक तेज झटका सा लगा। ये कमजोरी, ये सुबह सुबह चादर धोना, ये छुपे कपड़े, ये डरी हुई आवाज, ये सब बातें लगातार एक ही दिशा में इशारा कर रही थीं। कुछ बहुत बड़ा गलत है, पर अभी भी सच बाहर नहीं आया था। मैंने धीरे से पूछा, बेटा, क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? वो तुरंत सिर हिलाकर नहीं कहने की कोशिश करती दिखी, लेकिन उसके होंठ कंप-कपा गए। मेरे बेटे ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वो चाहता हो कि मैं थोड़ा और इंतजार करूं, जैसे सच कहने का सही पल अभी नहीं आया हो। मैंने उससे पूछा, तुम बताओगे? आखिर क्या चीज तुम्हारी बहन को इतना परेशान कर रही है? उसने आखिरकार बोलना शुरू किया। मम्मी, वो जो दिख रहा है ना, वो सच नहीं है। कुछ और है, कुछ जिसे दीदी आपको बताना चाहती है पर डरती है कि आप शायद। वो बात अधूरी छोड़कर रुक गया। उसकी आंखें मेरी बेटी पर टिक गईं, जैसे वो कह रहा हो, अब बोल दो। कमरा अभी भी भारी था। मैंने बेटी की पीठ सहलाई। उसके बाल भीगे हुए थे, शायद बारिश की वजह से नहीं बल्कि नहाने की जल्दी, घबराहट और सुबह की थकान ने उन्हें गीला कर दिया था। मैंने उसे थोड़ा पीछे करके उसका चेहरा देखा। तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो, डर मत। उसने होंठ खोले। पहली आवाज टूटी हुई थी। फिर उसने हल्का गला साफ किया, जैसे खुद को मजबूत करने की कोशिश की। मम्मी, उसने मेरी ओर देखा, सीधे मेरी आंखों में। मैं खुद भी नहीं जानती ये सब क्यों हो रहा है। उसकी आवाज टूट रही थी। और उसने जो अगला वाक्य कहा, उसने मेरे दिल में इतनी गहरी बेचैनी जगा दी कि मुझे लगा मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया है। मैं रात में जाग जाती हूँ, कुछ महसूस होता है, कुछ ऐसा जैसे जैसे मैं खुद पर काबू नहीं पाती, जैसे कुछ होता ही नहीं, पर फिर भी। उसकी आवाज भरभरा कर रुक गई। मेरे बेटे ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और धीमे से कहा, दीदी, मम्मी को सच बताना जरूरी है। मैंने उसकी ओर देखा। सच? कौन सा सच? मेरी बेटी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह याद करने की कोशिश कर रही हो, पर याद करते ही डर के साये उसके चेहरे पर उतर आते हों। मम्मी, मुझे याद नहीं रहता कि रात में क्या हुआ। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन जैसे हिल गई। कमरे में फैली उस खामोशी का भार मेरे सीने पर अब भी रखा हुआ था। दरवाजा खुलने के बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था, वह इतना उलझा हुआ, इतना समझ से परे था कि मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि डरूं या चिंता करूं। वो मेरी बेटी और मेरा बेटा उस पल जैसे किसी ऐसी दुनिया में थे जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैंने उस रात बिल्कुल किसी से बात नहीं की, न बच्चों से, न अपने पति से। सिरहाने बैठकर बस यही सोचती रही, आखिर ये दोनों किस बात को लेकर इतने डरे हुए हैं, क्यों छिपा रहे हैं, और ये सब शुरू कब से हुआ। लेकिन जल्दी ही मुझे ये समझ आ गया कि जो कुछ भी था, वह किसी सामान्य झगड़े, गलतफहमी या नौजवानी के उतार चढ़ाव जैसा नहीं था। ये कुछ इतना गहरा था कि मेरी बेटी का चेहरा हर रोज थोड़ा और फीका पड़ने लगा था। उसकी आंखों के नीचे पड़े हल्के गहरे होने लगे थे। वह पहले की तरह हंसती नहीं थी। जब भी मैं कुछ पूछती, वह जवाब देने से पहले एक पल के लिए अपने भाई की तरफ देखती, जैसे उससे अनुमति मांग रही हो, और ये बात मेरे दिल को चीरती थी। एक माँ होने के नाते मेरा मन चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है, सिर्फ मुझसे नहीं, किसी और से भी। एक शाम जब मैं रसोई में चाय बना रही थी, मैंने ध्यान दिया कि मेरी बेटी धीरे धीरे चलते हुए बाहर के दरवाजे की तरफ जा रही है। उसकी चाल डरी हुई, संभलती हुई, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसके हाथ कांप रहे थे। कपड़ों के नीचे उसकी कलाई पर कुछ दिखाई दिया, हल्का सा लाल निशान, जैसे किसी ने जोर से पकड़ रखा हो। मैंने आवाज लगाई, ऋतु, कहाँ जा रही हो? वह जैसे चौंक कर मुड़ी, मुस्कान बनाने की कोशिश की, मगर वह मुस्कान टूट गई। कुछ नहीं माँ, बस मैं जरा बाहर हवा लेने जा रही थी। उसके कुछ कहने का डंग, उसकी आंखों का तेजी से इधर उधर घूमना, बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा पहले होता था। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम ठीक हो ना? उसने सिर हिलाया। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आवाज में वह आत्मविश्वास नहीं था, जैसे एक डरी हुई आवाज जिसे मजबूरी में ताकत का मुखौटा लगाना पड़ रहा हो। उसी समय उसका भाई कमरे से बाहर आया। उसने हम दोनों को देखा, और उसके चेहरे पर एक पल के लिए, एक सेकंड भर की घबराहट चमकी थी। फिर वह धीरे से बोला, माँ, ऋतु ठीक है, आप चिंता मत किया करो, वह बस थोड़ी थकी है। उसके स्वर में एक अजीब सी जल्दी थी, जैसे वह चाहता हो ये बातचीत अभी इसी पल खत्म हो जाए। मैंने कुछ नहीं कहा,
लेकिन मेरा दिल अब और बेचैन होने लगा था। अब मुझे सिर्फ शक नहीं था, मुझे यकीन हो गया था कि कुछ ऐसा है जो सिर्फ इन्हें ही पता है, और वह बात इन्हें हर दिन डराती जा रही है। रात होते होते मैं बच्चों के कमरे के पास बहुत धीरे से जाकर खड़ी हो गई। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से बहुत धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं, इतनी हल्की कि कान लगाकर भी पूरी बात साफ नहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन एक बात साफ थी, मेरी बेटी रो रही थी। उसका रोना किसी बच्चे का साधारण सिसकना नहीं था। वह रोना ऐसा था जैसे शरीर में जितना दर्द बचा है वह आवाज बनकर बाहर आ रहा हो। और मेरे बेटे की आवाज वह उसे शांत कर रहा था। कह रहा था, मैं हूं नन, जब तक मैं हूं कोई तुझे छू भी नहीं सकता। माँ को अभी मत बताना, अभी वक्त सही नहीं। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए। कोई तुझे छू भी नहीं सकता। किससे बचा रहा है वह उसे? कौन है वह कोई? उस रात मैं सो नहीं सकी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं कमरे में घुसकर सच का पता लगा लूं या थोड़ा और इंतजार करूं, क्योंकि उनके शब्दों में जो डर था वह किसी साधारण बात का डर नहीं था। अगले दिन सुबह जब मैं जागी तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने बेटी के कमरे की तरफ देखा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर वह बिस्तर की चादर बदल रही थी, जैसे हमेशा करती थी। लेकिन आज उसकी कमर पर हाथ टिके हुए थे, जैसे किसी चोट को छिपा रही हो। मैंने धीरे से पूछा, ऋतु, ये चादर इतनी जल्दी क्यों बदल रही हो? रात ठीक से सो नहीं पाई क्या? उसने मेरी तरफ देखा, हड़बड़ा गई और चादर को मोड़कर एक झटके से पीछे फेंक दिया। कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। लेकिन उस चादर पर हल्का, बहुत हल्का, जैसे कोई पुराना दाग, जैसे किसी की उंगलियों के निशान हो, ऐसा कुछ दिखा जो मुझे अंदर तक हिला गया। मैंने कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से मेरे बेटे की आवाज आई, माँ, स्टोर रूम मत खोलना। मैंने पलटकर उसे देखा। उसके चेहरे पर पहले कभी न दिखा ऐसा तनाव था। क्यों? मैंने शांत स्वर में पूछा। वह एक पल रुका, जैसे कोई शब्द खोज रहा हो, फिर बोला, बस अभी वहां मत जाना। मैंने गौर किया कि उसकी आंखें मेरी आंखों में नहीं देख पा रही थीं, और उस क्षण मुझे लगा कि पिछले कई हफ्तों से जो कुछ हो रहा था उसका जवाब शायद उसी स्टोर रूम में छिपा है। पर अगर मैं अभी पूछती तो वह लोग कुछ भी बता देते, झूठ या अधूरा सच। इसलिए मैंने चुप रहना चुना। लेकिन भीतर एक तूफान खड़ा हो गया। आखिर उस कमरे में क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जिससे दोनों डर रहे हैं? ये सब अचानक क्यों शुरू हुआ? और क्यों मेरी बेटी हर सुबह चादर धोती है, छिपाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है? उस पूरी सुबह मेरे दिल में सिर्फ एक बात घूमती रही, जो राज वे छिपा रहे हैं वह अब घर की दीवारों में भी महसूस होने लगा है। अब वह सिर्फ उनका बोझ नहीं रहा, अब वह हमारे पूरे घर में फैल रहा था। और मुझे पता था, अगर मैं जल्द ही सच नहीं जान सकी तो शायद बहुत देर हो जाएगी। स्टोर रूम का नाम सुनते ही जिस तरह बच्चों के चेहरों पर छाया उतर आई थी, वह मेरे मन में ऐसी जगह बैठ गई थी जहां से वह निकल ही नहीं थी। दिन बीत रहा था, लेकिन हर आवाज, हर हलचल, हर सांस मुझे उसी बंद दरवाजे की याद दिला रही थी। एक ऐसा दरवाजा जिसे मैंने हमेशा सामान्य समझकर नजरअंदाज किया था, लेकिन शायद वही जगह अब इस घर का सबसे भारी कोना बन चुकी थी। ऋतु उस दिन जरा भी घर से बाहर नहीं निकली। कभी वह खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगती, जैसे उसे किसी के आने का डर हो। कभी अचानक पीछे पलटकर दीवारों को देखती, जैसे वहां भी कोई सुन रहा हो। उसका ये बेचैन होना अब साफ दिखने लगा था। लेकिन फिर भी वह अपने भाई की हर बात को बिना सवाल माने सुन लेती थी। शाम होते होते मैंने महसूस किया कि दोनों भाई बहन बार बार स्टोर रूम के सामने वाले बरामदे से गुजरने लगे हैं। कभी जरूरत होने पर भी दूसरा रास्ता लेने की बजाय वे उसी रास्ते से बचते बचाते निकलते। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे कोई गलती से भी आवाज उस कमरे से बाहर आ गई तो सब कुछ उजागर हो जाएगा। रात करीब 9 बजे मुझे लगा कि शायद अब कुछ शांत होगा, पर जैसे ही मैंने दीपक बुझाया, मेरे कानों में एक बहुत हल्की सी आवाज पड़ी, कोई कागज सरकने जैसी, या शायद किसी पुराने बक्से का हल्का सा हिलना। मेरी सांसें थम गईं। मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा, इस बार थोड़ी और साफ। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। घर बिल्कुल शांत था, लेकिन वह आवाज सीधे स्टोर रूम की तरफ से ही आ रही थी। मेरे कदम खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ते गए, जैसे सच मुझे अपनी ओर खींच रहा हो, जैसे दिल कह रहा हो, अब नहीं रुको, अब जानने का वक्त आ गया है। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मैंने महसूस किया कि अंदर किसी के हल्के हल्के चलने की धुन जैसी कंपन है,
जैसे कोई बेचैनी को छिपाने के लिए बहुत धीरे कदम रख रहा हो। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ, पर तभी माँ, मेरे बेटे की आवाज तेजी से मेरे पीछे उभरी। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसने मेरी कलाई पकड़ ली। कहाँ जा रही हो? उसकी सांसें तेज थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? उसकी आंखें पलक तक झपकते ही भर आईं। वह कुछ बोलने ही वाला था कि पीछे से ऋतु भी दौड़ती हुई आ गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे वह किसी गहरे सदमे से उठकर आई हो। माँ, वहां मत जाइए। उसकी आवाज कांप रही थी, इतनी कि शब्द भी लड़खड़ा रहे थे। मैंने कहा, तो फिर सच बताओ। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी ने उनकी सबसे कीमती चीज छीन ली हो। उनकी सांसें भारी थी, और मैं पहली बार देख रही थी कि दोनों भाई बहन एक साथ इतने टूटे हुए लग रहे थे। ऋतु धीरे धीरे मेरे पास आई। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माँ, अगर हम बताना चाहें भी तो कैसे बताएं? उसकी आंखें भर आईं। हम खुद नहीं जानते कि कहाँ से शुरू करें। उसकी यही बात मेरे दिल पर सबसे भारी गिरी। जो बात खुद उन्हें समझ नहीं आ रही, वह कितनी भयानक होगी। वह दोनों अब भी स्टोर रूम के दरवाजे की तरफ देख रहे थे, जैसे अंदर कुछ ऐसा हो जो बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। जैसे कोई याद, कोई रहस्य, कोई सच्चाई जो उनके दिल से चिपकर जंग बन चुकी थी। तभी बेटी अचानक बोली, माँ, अगर आपने दरवाजा खोला ना, तो जो कुछ आप देखेंगी वह हमारी वजह से नहीं है। हम बस बस उसे बाहर नहीं आने देना चाहते। मेरी धड़कनें रुक सी गईं। उसे? कौन? ये शब्द मेरे मन में गूंजते ही रह गए, पर उनके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि संघर्ष था। जैसे वे हिम्मत कर रहे हों एक ऐसे राज को ढोने की जो उनकी उम्र से कहीं बड़ा था। मैंने बेटे की ओर देखा। उसने होंठ भींचते हुए कहा, माँ, आप बस इतना जान लीजिए, हम जो कुछ कर रहे हैं वह आपकी सुरक्षा के लिए है। आपके पूछने पर हम परेशानी में पड़ जाएंगे, पर अगर आपने देख लिया तो आपको भी उसी में फंसना पड़ेगा। उसकी आवाज थरथरा रही थी, पर उसमें एक अजीब दृढ़ता थी, जैसे किसी ने उसे मजबूर कर दिया हो, किसी ऐसे वादे में जिसे वह तोड़ नहीं सकता। पूरे घर में अजीब सी नमी छा गई थी। दीवारें भी जैसे उनके डर को सुन रही थीं, और उसी पल स्टोर रूम के दरवाजे पर ठक, बहुत धीमे पर साफ, जैसे किसी ने अंदर से हल्का सा धक्का दिया हो। ऋतु ने डर से मेरी बाह कसकर पकड़ ली। उसके भाई ने दरवाजे को दोनों हाथों से थाम लिया, जैसे उसे पता हो कि यह आवाज क्या है, और वह इसे खुलने नहीं देना चाहता। मैं जड़ हो गई, खून जैसे रुक गया हो, और मेरी समझ में एक बात उसी पल आई। जो कुछ वे छुपा रहे थे, वह सिर्फ एक राज नहीं था। वह कुछ ऐसा था जो हमारी दुनिया के अंदर और बाहर दोनों में मौजूद था। लेकिन क्या? क्यों? कैसे? ये सवाल मेरी सांसों में उलझ गए थे। और उस रात मैं सिर्फ एक ही बात समझ पाई। स्टोर रूम के दरवाजे पर हुई वह हल्की सी आवाज जितनी धीमी थी, उससे ज्यादा तीखी मेरे दिल पर लगी। जैसे वह आवाज किसी चीज की नहीं थी, बल्कि मेरी ही अनदेखी का एक झटका थी। बेटे ने दरवाजे पर अपने दोनों हाथ दबा दिए, लेकिन ये डर का दबाव नहीं था। ये किसी चीज को रोकने का दबाव था। जैसे वह नहीं चाहता था कि मैं अंदर की वास्तविकता तक पहुंच जाऊं। ऋतु की उंगलियां अब भी मेरी बाह पर थीं। उसकी पकड़ में वह कांप थी जो थकान से नहीं आती, बल्कि बार बार अंदर बंद पड़े किसी डर से लड़ते रहने से आती है। मैंने धीरे से पूछा, वहां अंदर कौन है? दोनों भाई बहन एक साथ चौंक गए, जैसे किसी ने उनकी सीलबंद सोच पर अचानक हथौड़ा दे मारा हो। कोई नहीं, बेटे ने तुरंत कहा, पर उसकी आवाज का तेज मुझे चुभ गया। उस तेज में सच्चाई छिपाने की हड़बड़ाहट थी। ऋतु की आंखें भर आईं। वह बहुत देर तक दरवाजे को देखती रही, फिर धीरे धीरे बोली, वहां बस चीजें हैं माँ, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं। मैंने उसकी ओर देखा, और पहली बार उसके चेहरे पर वह थकान देखी जो शायद महीनों से उसके भीतर पकी हुई थी। अगर चीजें हैं, तो तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? मैं धीरे से बोली, पर मेरे अंदर सवालों का तूफान चल रहा था। बेटा एक पल को चुप रहा। उसका गला सूख रहा था, जैसे उसे बोलने से पहले बहुत कुछ निगलना पड़ रहा हो। माँ, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप सोच रही हैं। बस वहाँ कुछ पुरानी बातें हैं, जिंदगी की ऐसी बातें जो... उसके शब्द जैसे बीच हवा में ही टूट गए। ऋतु अचानक रो पड़ी, पर यह रोना कमजोरी का नहीं था, यह दबे हुए मन का टूटना था। जैसे उसने इतने दिनों तक अपने डर को भीतर बंद किया था, और अब वह खुद उसके भार से गिर रही हो। वह धीरे धीरे बोली, माँ, हम नहीं चाहते कि आप उस कमरे में जाएं, क्योंकि क्योंकि अगर आपने वो चीज देख ली तो आप भी सो नहीं पाएंगी।
आप भी सोचेंगी कि यह हमारी गलती है, जबकि वह हमारी गलती नहीं है। कौन सी चीज? मेरी आवाज कांप रही थी, पर अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, एक ऐसा सच जिससे हम दोनों कई महीनों से जूझ रहे हैं और जिसे बताने की हिम्मत हमें नहीं बची थी। मैंने बेटे की ओर देखा। उसकी आंखों में भी वही अपराधबोध, वही बोझ। एक पल के लिए ऐसा लगा कि दोनों मुझसे कहना चाह रहे हों, माँ, अगर आप जान लेंगी तो हम आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन सच क्या था? बेटा अचानक मेरी ओर आया। उसने धीरे से मेरी हथेली पकड़ी और पहली बार उसकी उंगलियों में कंपन छिपाया नहीं जा सका। माँ, आप जो सोच रही है वह बिल्कुल गलत है। उसने बहुत धीरे, डरी हुई लेकिन सच्चाई के करीब जाने वाली आवाज में कहा, हमारे बीच कुछ भी वैसा नहीं है। न था, न कभी होगा। हम भाई बहन हैं मान, और उस रिश्ते की इज्जत हमने हमेशा की है। मैं जैसे भीतर से थोड़ा सा टूटकर फिर से खड़ी हो गई। लेकिन उससे बड़ा सवाल अब सामने था। तो फिर तुम दोनों इतने टूटे हुए क्यों हो? ऋतु हर सुबह चादर क्यों धोती है? वह खुद को छिपाती क्यों है? तुम दोनों उस कमरे के सामने ऐसे क्यों खड़े हो जाते हो जैसे कोई बाहर ना जाए? बेटे ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में वह दर्द था जो किसी राज को संभालने से आता है, न कि किसी गलती से। और उसी क्षण स्टोर रूम के अंदर से एक और आवाज आई। इस बार यह धक्का नहीं था, ये कुछ गिरने की आवाज थी, लकड़ी और धातु के टकराने जैसी। ऋतु ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वह जानती हो कि अंदर क्या हिला है। बेटा अब दरवाजे पर और जोर से टिक गया। उसकी सांसें भारी थीं, पर उसके भीतर एक दृढ़ता थी, जैसे वह किसी अपने को बाहर आने से रोक रहा हो, या किसी याद को बाहर फैलने से। मैंने बहुत धीरे से कहा, मैं अब नहीं रुकूंगी। तुम बताओगे या मैं खुद खोलूं? बेटे की आंखें फैल गईं। ऋतु ने सिर झुकाकर सिसकते हुए कहा, माँ, अगर दरवाजा खोल दिया नन, तो जो आप देखोगी वह आपको हमेशा बदल देगा। हम इसलिए चुप थे ताकि आप टूटे नहीं, क्योंकि जो अंदर है वह सिर्फ हमारा डर नहीं है, वह हमारा अतीत है, और हमारा अतीत बहुत क्रूर है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन दोनों के चेहरों पर जो दर्द था, वह किसी गलती का दर्द नहीं था। वह किसी घाव का दर्द था जो शायद कहीं उस कमरे में बंद पड़ा था। एक पल की खामोशी के बाद बेटे ने बहुत धीरे से कहा, माँ, उस कमरे में हमारी एक ऐसी चीज है जिसे हम खुद नहीं देख पाते, लेकिन छुपाना भी हमारी मजबूरी है। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या? उसने आंखें उठाईं। उन गहरी आंखों में डर था, पछतावा था, और एक न मिटने वाला बोझ। वहां हम दोनों के बचपन की सबसे भयानक रात का सच रखा है। मेरे शरीर का खून जैसे रुक गया। ऋतु ने टूटी हुई आवाज में कहा, वह रात जिसने हमें कभी सोने नहीं दिया माँ, और जिसे हम हर सुबह चादरों पर महसूस कर लेते हैं। कमरे के अंदर से एक बार फिर कुछ खिसकने की आवाज आई, और मैंने समझ लिया, अब यह सिर्फ राज नहीं था। ये एक ऐसा सच था जिसने दो बच्चों को जवान होने से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। कमरे के अंदर से आई वह खिसकने की आवाज अब सिर्फ आवाज नहीं थी, वह एक सच का संकेत थी। एक ऐसा सच जो शायद महीनों से इन दोनों को अंदर से चीर रहा था। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा, क्योंकि मेरी धड़कनें अब मेरे बस में नहीं थीं। बच्चे दोनों दरवाजे के सामने ऐसे खड़े थे जैसे वह सिर्फ लकड़ी का नहीं, बल्कि एक बहुत पुराने जख्म का दरवाजा हो, जो खुलते ही फिर से खून बहा देगा। मैंने बहुत धीरे से पूछा, उस रात क्या हुआ था? मेरी आवाज एक माँ की आवाज थी, लेकिन उसमें एक डर भी था कि कहीं जवाब सुनकर मैं खुद न गिर जाऊं। ऋतु ने अपने होंठ भींचे। उसकी आंखों में जो आंसू थे, वे ताजा नहीं थे, वे पुराने थे। शायद उसी रात के, जो उसने इतने महीनों से अपने भीतर जमा कर रखे थे। बेटा दीवार से टिक गया, जैसे उसके पैरों में अब ताकत ही नहीं बची हो। उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, माँ, उस रात हम दोनों बच्चे थे। हम उतने बड़े नहीं थे कि समझ सकें कि क्या सही है, क्या गलत, लेकिन हम इतने बड़े जरूर थे कि डर को पहचान सकें। ऋतु के आंसू अब उसकी ठुड्डी पर गिर रहे थे। उसने अपनी आवाज को संभालते हुए कहा, माँ, उस रात कोई हमारे कमरे में आया था, कोई जिसे हम रोक नहीं पाए, कोई जो हमारे बहुत करीब का था। मेरी सांस जैसे सीने में ही अटक गई। कौन? मेरी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। ऋतु ने मेरे हाथ पकड़ लिए। उसकी पकड़ एक बच्चे की नहीं थी, एक टूटे इंसान की थी। माँ, वह आपका जानने वाला था, आपका भरोसे का इंसान, जो हमारे साथ अकेले कमरे में बैठता था, हमें समझाता था, हमसे कहानियां सुनता था। मेरी आंखों के सामने कई चेहरे घूम गए, कुछ धुंधले, कुछ बहुत साफ। बेटे ने गहरी भारी आवाज में कहा, माँ,
उसने हमें उस रात डरा कर रखा था। रात भर इतना डराया कि हम चीख भी नहीं पाए। उसने हमें कुछ नहीं करने दिया, सिर्फ बिस्तर बैठे रहने को कहा और कहा, अगर किसी को बताया तो घर टूट जाएगा। मेरे पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। ऋतु ने वही बात दोहराई जो वह महीनों से अपने मन में छुपाए घूम रही थी। माँ, हम सुबह तक सो ही नहीं पाए। हम दोनों के कपड़े डर से गीले हो गए थे। हमने आपको बताना चाहा, लेकिन हम डर गए, क्योंकि उसने धमकी दी थी कि अगर मुंह खोला तो वह आपको छोड़कर चला जाएगा और आप हमें इसके लिए दोषी मानोगी। मेरे अंदर आग जल उठी, दर्द से, गुस्से से और उस अपराधबोध से जो किसी माँ के दिल को जिंदा जला देता है। बेटे ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, माँ, यही वजह है कि ऋतु सुबह सुबह चादरें धो देती है, क्योंकि आज भी कभी कभी उसे रात की वही हालत याद आ जाती है और डर उसके शरीर से बाहर निकल आता है। ऋतु ने अपनी आंखें बंद कर ली। माँ, मैं कपड़े छुपाती इसलिए थी क्योंकि मुझे लगता था अगर आप देख लेंगी तो समझ जाएंगी कि मैं कितनी डर में जी रही हूँ। मेरा दिल टूट रहा था। हर शब्द मेरी आत्मा में नुकीली कील की तरह उतर रहा था। और तुम दोनों एक ही कमरे में क्यों सोते थे? मैंने बड़ी मुश्किल से पूछा। बेटे ने ऋतु की ओर देखा। वह नजर एक भाई की नहीं थी, बल्कि एक रक्षक की थी, क्योंकि हमें लगता था कि अगर हम अलग सोए तो वह फिर आ जाएगा और इस बार हम में से किसी के साथ अकेले होगा। मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाए। मेरी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन मेरा दिल अब पहली बार मजबूत हो रहा था। मैंने दोनों को अपने सीने से लगा लिया। अब कोई नहीं आएगा, अब कोई तुम्हें डर नहीं देगा। अब मैं यहाँ हूँ। अब तुम मेरे बच्चे हो, डर के नहीं, सच के। कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें दर्द भी था और मुक्ति भी। बेटे ने बहुत धीरे से कहा, माँ, वह स्टोर रूम में हमने वही चीज छुपाई है जिससे उस रात शुरू हुई थी, वही चीज जो हमें आज तक डराती है। ऋतु ने सिर झुकाते हुए कहा, आप उसे देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हमने आपकी नजरों से क्या क्या छुपाया है। मैंने गहरी सांस ली। अब ये जरूरी था। अब ये अमृत था, या शायद शुरुआत। मैंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। मेरे हाथ दरवाजे की कुंडी पर थे और मैं जानती थी, ये कुंडी खुलते ही मेरे बच्चों का बचपन, उनके डर, उनकी सच्चाई, उनका छुपा हुआ अतीत, सब मेरे सामने आ जाएगा। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना, धूल से भरा ट्रंक रखा था। बच्चे दोनों सांस रोके खड़े थे। मैंने ट्रंक के ऊपर लगा वह छोटा सा ताला छुआ। ऋतु की आवाज कांपी, माँ, यही वह है। यहीं पर वह चीज है जो हमारे डर की जड़ है। मैंने ताला खोला, ढक्कन उठाया, और जो मैंने अंदर देखा उसने मेरा दिल टुकड़ों में तोड़ दिया। सच का सामना, एक माँ का निर्णय। ट्रंक का ढक्कन उठते ही कमरे में जैसे हवा रुक गई। बाहर की दुनिया कहीं दूर छूट गई और मेरे सामने पड़ा मेरे बच्चों का सहा हुआ दर्द, एक ठंडे, भारी, निर्दयी रूप में। सबसे ऊपर एक पुरानी नीली चादर थी, बिल्कुल वही प्रिंट जो बरसों पहले मैंने खरीदी थी, लेकिन उसकी हालत, चादर के एक कोने पर छोटे छोटे उंगलियों के निशान थे, कसकर पकड़ने से बने हुए, और दूसरे कोने पर टूटा हुआ बटन जो मैंने कभी अपने बेटे के नाइट सूट में लगाया था। ऋतु ने मेरी बांह पकड़ ली। माँ, ये वही चादर है। उस रात हम इसी में बैठे थे, घुटकर, डरे हुए, एक दूसरे के हाथ पकड़कर। मैंने अपनी उंगलियों को चादर पर फेरा, जैसे उसके धागों में अपने बच्चों की चीखें सुन पा रही हूँ। इसके नीचे एक छोटा खिलौना पड़ा था, टूटे कान वाला टेडी, ऋतु का सबसे प्यारा। बेटे ने धीमी आवाज में कहा, माँ, उसने ऋतु को इसी टेडी से चुप कराया था। कहा था अगर आवाज की तो ये टेडी फेंक दूंगा। और उसी डर से ऋतु पूरी रात चुप रही। मेरी आंखें भर आईं, लेकिन ये आंसू हार के नहीं थे, ये उस गुस्से के थे जो किसी माँ के भीतर अपने बच्चों की रक्षा के लिए जलता है। ट्रंक में सबसे नीचे एक डायरी पड़ी थी, काली, पुरानी, किनारों से फटी हुई। उस पर मेरे बेटे की लिखावट कच्ची, डरी हुई, बस 2 शब्द। उस रात मेरे हाथ कांप उठे। मैंने डायरी उठाई, खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, ओपन कोट, माँ, अगर कभी ये पढ़ो तो जानना कि हम दोषी नहीं थे। हमने सिर्फ डर महसूस किया था और उस डर ने हमें बचपन से बड़ा बना दिया। क्लोज कोट। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। हाथों से डायरी गिरते गिरते रुकी। मुझे अब पता था, मुझे अब सब समझ में आ गया था। इंसान जिस पर मैंने भरोसा किया, जो घर का सदस्य जैसा था, जिसे मैंने अपने बच्चों के पास पूरी निश्चिंतता से बैठने दिया, उसी ने मेरे बच्चों को उनके बचपन का सबसे गहरा डर दिया था। मैंने दोनों बच्चों को अपने पास खींच लिया। उनके सिर मेरे कंधों पर थे। मैंने पहली बार महसूस किया कि वे सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, वे 2 योद्धा थे,
जिन्होंने अपने भीतर कई अनकही लड़ाइयां लड़ ली थीं। मैंने बहुत धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अब ये डर यहीं खत्म होगा। अब कोई तुम्हें दबा नहीं सकेगा। न उसका नाम, न उसकी याद, न उसका साया। आज तुम्हारी माँ जिंदा खड़ी है। बेटा पहली बार मुझसे लिपट कर रोया। वह रोना जो उसने शायद वर्षों से रोका हुआ था। ऋतु ने मेरे पेट से चेहरा छिपा लिया, जैसे वह अपने भीतर का आखिरी बोझ भी बाहर निकाल देना चाहती हो। मैंने उनका माथा चूमा और ट्रंक का ढक्कन धीरे से बंद कर दिया। लेकिन इस बार बंद करने का मतलब छुपाना नहीं था। इसका मतलब था कि अब यह सामान उनके अतीत में रहेगा, उनके भविष्य में नहीं। मैंने स्टोर रूम से बाहर लाई और घर के आंगन में रखा। बच्चे चौंक गए। माँ, आप क्या कर रही हो? मैंने शांत आवाज में कहा, यह बोझ अब मेरे पास रहेगा। अब तुम सिर्फ जियोगे, डर में नहीं, खुले आसमान में। मैंने ट्रंक के ऊपर हाथ रखकर कहा, यह आखिरी बार था जब इस दर्द ने तुम्हें रोका। अब ये तुम्हारे अतीत का हिस्सा है। तुम्हारा भविष्य मैं लिखूंगी। मैं, एक माँ। बच्चे दोनों मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी चमक थी, राहत की, सुरक्षा की और इस विश्वास की कि अब कोई खतरा नहीं है। मैंने दरवाजा बंद किया, उनके हाथ अपने हाथों में लिए और अंदर चली गई। सालों से जो राज इन चार दीवारों में दम तोड़ रहा था, आज उसने अपने पांव पसारकर घर से बाहर जगह छोड़ दी थी। आज उस डर की मृत्यु थी और दो बच्चों के अधूरे बचपन की पहली सांस, जिसमें अब हल्कापन था, सुरक्षा थी और माँ का हाथ था।